नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिनके लिए पाई पाई जोड़ते रहे आज उनके लिए बोझ बन गए। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा महेश देखो 3 बजने को आए हैं, तुम्हारे बाबूजी अब तक खाना खाने नहीं आए। लगता है दुकान पर भीड़ ज़्यादा है। आज तो रविवार है, तुम जाकर उनकी थोड़ी मदद कर दो तो वो आकर खा लेंगे। इस तरह तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी। सुमन जी अपने छोटे बेटे महेश से कहती हैं। महेश बोला, क्या माँ, एक रविवार ही तो मिलता है, उस दिन भी आप मुझे दुकान पर भेजना चाहती हैं? मेरे कपड़ों को देखिए, क्या आपको लग रहा है इन कपड़ों में कोई दुकान पर बैठता है? उनकी तो ऐसे जब भी चाहा काम कर लिया, जब भी चाहा नहीं किया। माँ, आप बचपन से आज तक हर काम मुझे क्यों कहती हैं? भैया को क्यों नहीं कहती? आज वो भी तो घर में ही बैठे होंगे। इतना कहकर महेश ने अपना पल्ला झाड़ लिया। सुमन मुस्कुराकर बोली, तुम पहले भी बहाना बनाते थे, आज भी बहाना बना रहे हो। ठीक है, मैं रमेश से कहती हूँ। सुमन बड़े बेटे के कमरे पर दस्तक देने लगी तो उनकी बड़ी बहू राधा निकली और बोली, क्या बात है मम्मी जी, क्यों दरवाजे को पीट रही हैं? आपको पता है ना, रविवार का दिन ही मिलता है जब हम दोपहर में थोड़ी नींद लेते हैं। आपको मेरा थोड़ा सा आराम करना भी पसंद नहीं है? सुमन बोली, नहीं बहू, ज़रूरत नहीं होती तो मैं नहीं खटखटाती। राधा बोली, अब नींद तो खराब कर ही दी है तो बताइए क्या काम था? सुमन ने पूरी बात राधा को बताई। राधा ने बात को वहीं टालना चाहा, तभी रमेश की नींद खुल गई। रमेश बोला, क्या हुआ, क्या परेशानी है माँ? सुमन जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा जी अभी तक खाना खाने नहीं आए हैं। ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो क्या तुम उन्हें खाना पहुंचा दोगे? उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। रमेश बोला, आप ज़रूर पहले महेश के पास गई होंगी, पर उसने बहाना बना दिया तो आप मेरे पास आ गई। ये अच्छा है माँ, सारे काम बड़े बेटे से करवा लो और सारी मलाई छोटे बेटे को खिला दो। ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगी? खाने का डब्बा तैयार कीजिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। माँ, थोड़ा ख्याल मेरा भी रखा कीजिए। सुमन मुस्कुराती हुई जल्दी से पति के लिए खाने का डिब्बा पैक करने लगी। लो बेटा, जाओ जल्दी से उन्हें खाना दे दो, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। पता नहीं काम के बोझ में कैसे अपनी भूख को बर्दाश्त करके रखे होंगे। ध्यान से जाना। रमेश बोला, हाँ माँ, मैं ध्यान से जाऊँगा और बाबूजी को खाना भी खिला दूँगा। बस आप भी मेरा ध्यान रखना। आज जब बाबूजी आए तो प्लीज़ उनसे बात कीजिएगा। मोटरसाइकिल चला चला के मैं थक गया हूँ। इतना कहकर रमेश चला गया। बेटे को देखकर लाला जी बहुत खुश हुए, क्योंकि दोनों बेटों में से कोई भी दुकान पर कभी नहीं आते, क्योंकि उन्हें दुकान पर बैठना वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वो गांव से एक गरीब किसान के बेटे किशन को ले आए थे, जिसे पढ़ाते लिखाते और अपने साथ काम का हुनर भी सिखाते थे। किशन रमेश से डब्बा लेते हुए बोला, अरे भैया आप आओ ना, मैं आपको नए ग्राहक और कर्मचारियों से मिलवाता हूँ। रमेश बोला, खबरदार, जो मुझे भैया बोला मुझसे रिश्तेदारी बनाने की कोशिश मत करना। खुद को देखो और मुझे। ये डब्बा लो और बाबूजी को खाना निकाल कर दो। लाला जी बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें दुकान पर आना पसंद नहीं, ज़रूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा होगा। जब तक मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा उसके गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। जाओ अपनी माँ से कह देना मैंने खाना खा लिया। रमेश खुश हो गया कि आज बाबूजी को उसने खुश कर दिया। रात के 8:30 बजे लाला जी घर पर आए। सुमन बोली, सुनो जी, क्या जीवन भर मेहनत ही करते रहोगे? कभी तो आराम कर लो। आपकी उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, पर आप हैं कि काम छोड़ना नहीं चाहते। कुछ तो अपने शरीर पर ध्यान दिया कीजिए। सच कहते हैं लोग, पत्नी की कोई नहीं सुनता। काश की अम्मा जी होती तो हाथ पकड़कर आपको घर में बैठा देती। सुमन की बात सुनकर लाला जी हंसने लगे और बोले, सुमन, एक पत्नी में मैंने अनेकों किरदार देखे हैं। कई बार तो तुम माँ के किरदार में आती हो और मुझे समझाती हो। जब मैं उदास हो जाता हूँ तो तुम एक सखी के रूप में मेरा साथ निभाती हो। जब परिस्थितियाँ खराब हुई तो अर्धांगिनी के रूप में तुमने हमेशा मेरे दुख दर्द को आधा बांट लिया है। आखिर तुम क्या हो? सुमन बोली, बस ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। बात को घुमाइए नहीं और मेरी बात पर विचार कीजिए। वो बोले, तुम जानती हो तुम्हारे दोनों बेटे दुकान पर नहीं बैठेंगे। याद है ना इस दुकान को हमने कैसे शुरू किया था? तुम्हारे आने से पहले ये बस एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिस पर गिने चुने ग्राहक आते थे। तुम्हारे शुभ कदम जब उस दुकान पर पड़े थे, याद है तुम्हें कितने लोग आए थे? सब कहते थे, लाला लक्ष्मी लेकर आया है, ये दुकान हमारी माँ जैसी है।
कैसे इसे बंद कर दूं? तुम ही बताओ कौन संभालेगा इसे। बातों बातों में देर हो गई, तभी छोटी बहू अनीता आई और बोली, मम्मी जी हम सब ने खाना खा लिया। आपने कहा था बाबूजी के आने के बाद खाएंगी, तो आपके लिए खाना रखा है, क्या उसे गर्म कर दूं या आप खुद कर लेंगी? सुमन मुस्कुराकर बोली, नहीं बहू, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं खुद गर्म कर लूँगी। अगली सुबह लाला जी बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तभी रमेश आया और बोला, बाबूजी ये लीजिए चाय। लाला जी हैरानी से उसे देखे और बोले, क्या बात है, आज तुम चाय लेकर आए हो? रमेश बोला, हाँ, सोचा चाय के साथ साथ आपसे कुछ बातें भी कर लूँगा। क्या मानी, आपको रात में कुछ नहीं बताया? लाला जी बोले, किस विषय में? रमेश बोला, मैं जानता था माँ भूल जाएंगी। बाबूजी मोटरसाइकिल से ऑफिस आने जाने में अब दिक्कत होती है। गर्मी के कारण कई बार बीमार पड़ चुका हूँ। आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया है, अगर आप आधा दे देते तो बड़ी मदद हो जाती। लाला जी बोले, बेटा पैसे तो मैं दे दूँगा, पर गाड़ी हाथी की तरह होती है, खरीदने में जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा उसके चारे में और उसके देखभाल में लगता है। क्या वो कर लोगे? रमेश बोला, हाँ हाँ, वो सब मैं देख लूँगा। लाला जी ने चेक भर कर दे दिए। अनीता ये सब देखकर जल्दी से महेश के पास गई और पूरी बात बताई। रमेश जैसे ही ऑफिस निकला, महेश पिता के पास आकर बैठ गया और बोला, बाबूजी क्या दुकान जाएंगे? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। पिता आखिर पिता है, बच्चे के हाव भाव को देखकर ही पता लगा लेते थे। वो बोले, बेटा क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। महेश बोला, बाबूजी मैं अभी तक स्कूटी से ऑफिस जाता था, सभी लोग हंसते हैं कि स्कूटी तो महिलाओं के लिए है। अब भैया के जैसे मेरे पास इतने पैसे तो हैं नहीं, सोच रहा हूँ इस स्कूटी को बेचकर एक मोटरसाइकिल ले लूँ, तो क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? आधे पैसे का मैंने जुगाड़ कर लिया है, आधे आप दे दीजिए। जैसे ही कुछ अच्छे पैसे कमा लूँगा मैं आपको वापस कर दूँगा। लाला जी हंसने लगे और बोले, नहीं नहीं बेटा, वापस करने की क्या ज़रूरत है, आखिर मैं पाई पाई किसके लिए जोड़ता हूँ। उसे भी चेक साइन करके दे दिए। थोड़ी देर बाद किशन आया और बोला, बाबूजी मैं दुकान पर जाता हूँ, आप आराम से नाश्ता करके आना, वरना माँ जी आपके कारण भूखी रह जाएंगी। वो किशन के सर पर हाथ रखकर बोले, सब अपने लिए सोचते हैं, एक तुम ही हो जिसे मेरी चिंता है। जरूर पिछले जन्म का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता होगा जो इस जन्म में चल रहा है। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे और लंबी आयु दें। जाओ मैं आता हूँ। तभी कमरे से आवाज़ आई, सुनो जी, अब तो नहाकर खा लो, अब आपकी उम्र नहीं रही जो 2 टाइम खाएं और बैल की तरह खटते रहें। लाला जी हंसकर बोले, आ रहा हूँ भाग्यवान, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। ईश्वर हर किसी को तुम जैसी पत्नी दे। समय बीता, दोनों बेटे किसी न किसी बहाने लाला जी से पैसे लेते रहते थे। एक रोज़ सुमन बोली, लोग कहते हैं बेटी बोझ होती है जिस पर बहुत खर्च होता है, पर देखिए बेटी पर एक बार खर्च किया और वो ससुराल चली गई, पलटकर आज तक हमसे 1 रुपए की मदद नहीं मांगी। हमारे दोनों बेटे कमाते और जमा करते हैं, घर और उनके ऊपरी खर्चे भी आप उठाते हैं, आखिर कब तक ये चलेगा। वो बोले, भगवान क्यों परेशान होती हो, कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ये बेटे ही काम आएंगे। और बेटी को कहा मैंने कभी कुछ देने से इनकार किया है। गर्मी प्रचंड पड़ रही थी, किशन की तबीयत खराब ना हो जाए ये सोचकर लाला जी उसे दुकान पर छोड़ दिए और बोले, मैं घर जाकर खा लूँगा, तुम्हारे आने जाने से कहीं तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए। वो अपना पुराना स्कूटर उठाए और घर की तरफ चल पड़े। अचानक से उन्हें चक्कर आने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी एक ट्रक से उनका टक्कर हो गया। आसपास के कुछ लोगों ने जल्दी से उन्हें उठाया और अस्पताल ले गए और खबर भिजवाई। सुमन ने तुरंत सबको खबर की। बेटी दामाद कुछ घंटों में अस्पताल पहुंच गए। सुमन इधर उधर देखी तो सामने से किशन दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ जी, बाबूजी को मेरी वजह से चोट लग गई, अगर मैं खाना लेने जाता तो उन्हें चोट न लगती। इतना कहकर वो रोने लगा। सुमन बोली, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद उन्हें ये कष्ट लिखा था, पर दोनों भैया क्यों नहीं आए। वहीं रेखा बेटी के पति राजीव बोले, रेखा मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे दोनों से बात हुई थी, उन्होंने कहा दफ्तर से छुट्टी लेने में हमारे आधे दिन का पैसा कट जाएगा और हम सब यहाँ हैं ही देखने के लिए, तो वो शाम में आएंगे। ये सुनकर रेखा गुस्से में आ गई। सुमन बोली, बेटा तुम नाराज मत हो, ऐसा ही कुछ समय हमें दिखाएगा, इसका अंदेशा था मुझे।
अभी तुम बाबूजी के लिए प्रार्थना करो। शव ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे, तभी डॉक्टर आए और बोले, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, उनके सर से बहुत खून बह गया है, हमें खून चढ़ाना होगा, पर उनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। क्या लाला जी का कोई बेटा नहीं है? उनका खून तो मैच कर जाएगा, तो आप उन्हें बुलवा लीजिए। सुमन कुछ कहती उससे पहले ही किशन आगे बढ़कर बोला, डॉक्टर साहब, मेरे शरीर के खून पर बाबूजी का हक है। मेरे शरीर से पूरा खून निकाल कर उन्हें दे दो, पर उन्हें ठीक कर दो। डॉक्टर हैरान थे। सुमन बोली, ये बेटे से भी बढ़कर है, काश कि इसके जैसा दिल उनके बेटों का भी होता। रेखा बोली, डॉक्टर साहब, आप हम सबका ब्लड टेस्ट कीजिए। सबका ब्लड टेस्ट हुआ और राजीव ने ये खबर महेश और रमेश को दी। दोनों बोले, गर्मी का मौसम है, ऐसे ही तबीयत खराब रहती है, ऊपर से आप खून देने की बात कर रहे हो। कहीं कुछ हो गया तो हमारी पत्नी और बच्चों को कौन संभालेगा? पैसे खर्च करके किसी दूसरे अस्पताल से खून मंगवा लो। देखने वाला ऊपर बैठा है। किशन का ब्लड ग्रुप लाला से मैच कर गया। सब आश्चर्य कर रहे थे और किशन खून दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, माँ जी, मैं दुकान पर जाता हूँ, बिना बाबूजी के कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। बाबूजी जब ठीक हो जाएंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे पीछे किशन ने दुकान नहीं संभाला। सुमन बोली, क्यों रे किशन, किस जन्म का कर चुका रहा है? तूने मेरे कोख से क्यों नहीं जन्म लिया? आज तो तू बेटों से बढ़कर निकला। सच कहते थे तेरे बाबूजी, तुम वो हीरा हो जिसकी चमक हर किसी को नहीं दिखती। राजीव आगे बढ़कर बोले, किशन, अभी तुम दुकान पर नहीं जाओगे, अभी अभी तुमने खून दिया है, तुम खा पी कर आराम करो। मैं जाकर दुकान पर देख लेता हूँ और गले में ताला लगा दूंगा। कह दूंगा जिसे जो भी पेमेंट करना है वो ऑनलाइन कर देगा। इतना कहकर राजीव दुकान पर चले गए। हफ्ते तक लाला जी को अस्पताल में रखना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, लाला की जान तो बच गई है, मगर सर पर चोट लगने और ज़्यादा खून बह जाने के कारण अब वो आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। सुमन लाला जी को अस्पताल में रखना चाह रही थी ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके, पर उनके दोनों बेटों ने कहा, माँ, पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, इन्हें घर ले चलते हैं। अस्पताल में भी बेटी दामाद मिलने आते। किशन दुकान संभालता और घर के लिए सब्जी भाजी सब लाता। दोनों बेटे बहू जब सामने माँ मिलती तो पिता के बारे में पूछ लेते। बेटी अपने घर परिवार को छोड़कर आखिर कितने दिन मायके में रहती, तो वो चली गई। करीब 1-2 महीने तक सब ऐसा ही चलता रहा। सुमन दिन रात घर के काम और लाला जी की सेवा करती रही। जब कभी वो रसोई में होती, बहुओं को कहती, जाकर देखना कहीं तुम्हारे ससुर जी को कुछ चाहिए तो नहीं। उस पर राधा कहती, मम्मी जी, हमारे लिए रोटी मत बनाइए, पर हमसे उस कमरे में जाने के लिए मत कहिए। बाबूजी के आंखों के इशारों को आप ही समझ सकती हैं। फिर आपके कमरे से बदबू भी बहुत आती है। सुमन अपने बेटों की तरफ देखती तो बेटे कहते, माँ, एक तो बाबूजी की वजह से पैसे खर्च हो रहे हैं, फिर घर में रोज चिक चिक, थोड़ा आप भी एडजस्ट कीजिए। इतना कहकर दोनों बेटे चले गए। सुमन सोचने लगी कि जिन बच्चों के लिए उनके पिता पूरी जिंदगी मजदूरों की तरह काम करते रहे, आज वही पिता उनके लिए बोझ हो गए। माँ बाप के स्नेह को शायद वो भूल गए, तभी उनके लिए आज पैसा मायने रखने लगी है। बच्चे अपना फर्ज एक पल को भूल भी सकते हैं, पर एक पत्नी अपने पति के प्रति अपना कर्ज कैसे भूल सकती है। सुमन दिन रात पति की सेवा में लगी रहती। उसने घर का कामकाज करना छोड़ दिया। दोनों बहुएं रोज ताना देती, घर का एक काम नहीं करती है, ऊपर से बोझ बन के घर में दोनों रह रहे हैं। अब दोनों ने अपनी अपनी रसोई बांट ली। अब किसी की मर्जी होती तो लाला और सुमन के लिए 2 रोटी कमरे में छोड़ जाते, या फिर कह देती, वक्त मिले तो अपने लिए रोटी बना लीजिएगा। धीरे धीरे जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। एक रोज सुमन ने सारी बात बेटी को बताई। रेखा बोली, माँ, आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? रेखा ने राजीव को सारी बात बताई। राजीव और रेखा 1 हफ्ते के लिए वहाँ आए। कुछ रोज सब कुछ ठीक रहा। जब राजीव ने अपने सालों से बात की तो उन्होंने कहा, जीजा जी, ये घर का मामला है, आप दखल ना दें तो ही बेहतर होगा। राजीव बोले, ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं है। जब आपकी बहन का रिश्ता मेरे साथ हुआ था, उसी दिन मेरा रिश्ता इस घर से जुड़ गया था। दोनों भाइयों ने ना बहन की सोची ना बहनोई का सम्मान। बहुत बहस हुई। रेखा चुपचाप माँ के साथ घर से निकली तो रमेश बोला,
खुद तो जा रही हो, अपने पति को भी साथ ले जाओ। रेखा राजीव से बोली, आप कुछ देर के लिए बाबूजी के पास बैठिए, मैं माँ के साथ कुछ ही देर में आती हूँ। दोनों भाई सोचने लगे आखिर ये माँ को ले कहाँ जा रही है। पत्नियाँ बोली, हो सकता है जाने से पहले माँ को सारा सामान खरीद कर दे रही हो। अच्छा है कुछ खर्चा तो कम हो। इतना कहकर सब चले गए। कुछ घंटे बाद रेखा सुमन के साथ आई। रमेश बोला, आ गई माँ, घूमकर खाली हाथ क्यों आई? क्या हुआ, किसी ने उधार भी नहीं दिया क्या? इतना कहकर दोनों बेटे हंसने लगे। रेखा बोली, माँ और बहन की बात तो तुम्हें समझ में नहीं आती, शायद सरकारी मेहमान की बात समझ में आ जाए। रमेश ने देखा तो पीछे से काले कोट में एक वकील था, जिसे देखकर दोनों भाई हैरान थे। वकील ने दोनों भाइयों को कहा, आपका ये घर और दुकान हर चीज लाला के नाम से है और उनकी पत्नी जीवित है तो सारी संपत्ति उनकी है। अब वो ये घर बेचना चाहती है तो आपको 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। आप इस मकान को खाली करके कहीं और चले जाएं। अगर आपने बात नहीं मानी तो आपको सरकारी मेहमान बनना पड़ सकता है। इतना कहकर वकील चला गया। दोनों बेटे बहू माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, माँ आप सोचिए कि आपके बच्चे दर दर भटकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और बाबूजी को अभी हमारी ज़रूरत है। क्या बेटों के रहते आप बेटी और दामाद से मदद लेंगी? सुमन उठकर खड़ी हुई और बोली, दामाद जी इन लोगों से कह दीजिए 1 महीने तक पिछले दरवाजे से आना जाना करेंगे और मैं इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली गई। 4 दिन बाद रेखा भी अपने घर वापस चली गई। किशन दुकान की पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा था। सुमन दुकान पर जाकर सभी कर्मचारियों से विनती की कि किशन की मदद करे। करीब 1 महीने होने को आए। न चाहते हुए भी दोनों बेटों को किराए के मकान में जाना पड़ा। बहुत सेवा करने के बाद भी लाला को बचाया नहीं जा सका और 4-5 महीने बाद वो दुनिया से चले गए। अब इतना बड़ा घर सुमन को काटने के लिए दौड़ रहा था। बेटी और दामाद के कहने पर सुमन ने उस घर और दुकान को बेचकर बेटी के शहर में एक छोटा सा मकान लिया और वहीं एक छोटी सी किराने की दुकान खोल दी, जिसे किशन संभालता था। अब जो भी आमदनी होती थी उसका आधा किशन को दिया जाता था ताकि वो अपने भविष्य के लिए कुछ सोच सके। सुमन को हल पर लगता था कि दुनिया बिल्कुल वीरान है, पर बेटी और किशन का सहारा मिला। सुमन ने किशन की शादी एक अच्छी लड़की से करवा दी। दुकान के बगल वाले कमरे में रहती और सुमन को माँ जैसा सम्मान देती। समय बहुत बलवान है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सुमन जी अकेले रहने लगी थी, पर लाला जी की याद हर दिन उन्हें सताती थी। जब भी दोपहर में खाने का वक्त होता, उनकी तस्वीर को देखकर खून के आंसू रोती थी और कहती, आप तो चले गए परंतु बच्चों ने मुझे दर्द दिया, उस दर्द के साथ मुझे जीना होगा। मुझे कब अपने पास बुलाओगे? अब मैं थक गई हूँ, अब तो अपने पास बुला लो। समय बीता। सुमन ने अपना घर और बचे हुए पैसे अपनी बेटी के नाम कर दिया। दुकान उसने किशन के नाम कर दिया, क्योंकि जो बेटों ने नहीं किया वो उस पराये लड़के ने उसके और उसके पति के लिए किया था, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। मित्रों, क्या पैसा इतनी बड़ी चीज़ है जिसके आगे माता पिता का स्नेह और उनका किया गया त्याग भी बच्चे भूल जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।